हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीरीज। आज चूंकि हमारा फर्स्ट सेशन है तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे आज के क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले समझेंगे कलेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, कलेक्शन और कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्यों जरूरत पड़ी, एरेज और कलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में कितने कलेक्शन टाइप्स अवेलेबल है, कौन कौन सी क्लासेस और इंटरफेसेस हैं कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन क्या होता है, व्हाट इज कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको हम कहेंगे कलेक्शन। दूसरा एग्जाम्पल हो गया क्लासरूम का। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी एक कलेक्शन है। यहाँ पे एम्प्लॉयज का कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का कलेक्शन है, एम्प्लॉयज का ग्रुप है, और क्लासरूम में स्टूडेंट्स का ग्रुप है। तो किसी भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्शन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कलेक्शन का क्या मतलब होता है। तो कलेक्शन सिंगल यूनिट है टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन सिंगल यूनिट होता है, ठीक है। कलेक्शन इज अ सिंगल यूनिट टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3 ये एक कलेक्शन है। कलेक्शन एक सिंगल यूनिट होता है, इट्स अ सिंगल यूनिट टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एम्प्लॉय 1 2 3 ये भी एक कलेक्शन है, ये एम्प्लॉयज का कलेक्शन है, ये ग्रुप्स का, ये स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। तो कलेक्शन इज अ सिंगल यूनिट यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि कलेक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है। तो जावा में कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, कलेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एज अ सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग ही फ्रेमवर्क है जिसको हम कलेक्शन फ्रेमवर्क कहते हैं। मैं एक बार इसको इरेज करती हूँ। कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा में एक अलग फ्रेमवर्क है। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कलेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक अलग फ्रेमवर्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन इज यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एज अ सिंगल यूनिट यानी कि एज अ कलेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग फ्रेमवर्क है जिसको हम कलेक्शन फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसको हम कलेक्शन फ्रेमवर्क कहते हैं। ये एक रेडीमेड आर्किटेक्चर है। कलेक्शन फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क में हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं, इंटरफेसेस होते हैं, एक रेडीमेड आर्किटेक्चर होता है। तो वैसे ही कलेक्शन फ्रेमवर्क एक रेडीमेड आर्किटेक्चर है कलेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एज ए कलेक्शन, एज अ सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कलेक्शन क्या है और कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है। कलेक्शन कलेक्शन is used to represent group of objects as a single unit। और जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं, सेट ऑफ क्लासेस है, सेट ऑफ इंटरफेसेस हैं टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ कलेक्शन। कलेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए पूरा एक रेडीमेड आर्किटेक्चर है जिसको हम कलेक्शन फ्रेमवर्क कहते हैं। ये एक रेडीमेड आर्किटेक्चर है जावा में। कलेक्शन फ्रेमवर्क एक रेडीमेड आर्किटेक्चर है टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज ए कलेक्शन, कलेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क की हमें जरूरत क्यों पड़ी। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं।
कि कलेक्शन फ्रेमवर्क की हमें जरूरत क्यों पड़ी। पहले हम ये समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें किसी वैल्यू को स्टोर करना हो जावा में, तो हम कैसे करते हैं? हमें एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना हो, फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू 10 स्टोर करना हो, तो हम क्या करेंगे? हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंटीजर टाइप का, इंटीजर a इक्वल्स 10। ठीक है। अब हमें अगर एक और वैल्यू स्टोर करना हो, 10 की जगह हमें 20 भी स्टोर करना हो, तो हम क्या करेंगे? हम एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट b इक्वल्स 20। इस तरीके से अगर हमें 10 इंटीजर वैल्यू तो स्टोर करना, अभी तो हमने यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स क्रिएट किए, अगर हमें यहाँ पे 10 इंटीजर वेरिएबल्स अगर हमें क्रिएट करने हो, तो हम क्या करेंगे? तो क्या हम 10 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हम एरेस क्रिएट करते हैं। हम एरेस क्रिएट करते हैं ना। कैसे करते हैं एरेस क्रिएट? हम इंटीजर वेरिएबल का नाम दे दिया हमने एरे इक्वल्स न्यू इंट, और जितना भी एलिमेंट हमें स्टोर करना हो, अगर हमें 10 वेरिएबल्स 10 वैल्यूज अगर हमें स्टोर करनी है, तो यहाँ पे हम 10 राइट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट कर लिया, जिसमें हम 10 वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें 10 वैल्यूज स्टोर करनी है, 10 इंटीजर वैल्यूज अगर हमें स्टोर करनी है, तो बजाय इसके कि हम 10 वेरिएबल्स क्रिएट करें, हम क्या करते हैं? हम एरेस क्रिएट करते हैं। करेक्ट, एरेस क्रिएट करते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस एरे में हम 10 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? हम सबसे पहला वैल्यू स्टोर करने के लिए एरे 0 में हमने 10 स्टोर कर लिया, क्योंकि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है। जैसे हम ये स्टेटमेंट राइट करते हैं, जैसे हम एरे क्रिएट करते हैं, क्या होता है? 10 रोज क्रिएट हो जाएंगे। 10 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए 10 रोज क्रिएट हो जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 रोज क्रिएट हो जाएंगे। तो 0th एलिमेंट में हमने 10 स्टोर कर लिया, फिर फर्स्ट रो में हमने 20 स्टोर कर लिया, फर्स्ट रो में हमने 20 कर लिया। ऐसे करते करते हम अलग अलग लोकेशंस पे, ये जो 10 लोकेशंस क्रिएट हुई है यहाँ पे, ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं एरे में। ठीक है। तो अभी तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट किया। अगर हमें किसी क्लास का, अगर हम किसी क्लास का एरे क्रिएट करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है, और हमें एम्प्लॉय क्लास में हमें 10 एम्प्लॉयज का डेटा हमें स्टोर करना है, तो हम उसका भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? क्लास का नाम हो गया एम्प्लॉय, और फिर वेरिएबल का नाम एम्प्लॉय, फिर एरे इक्वल्स न्यू एम्प्लॉय, और जितने भी एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, हमें 10 चाहिए, तो हमने यहाँ पे 10 राइट कर दिया। तो जैसे हम ये वाला स्टेटमेंट राइट करेंगे, तो क्या होगा? ऐसे 10 लोकेशंस क्रिएट हो जाएंगी 10 एम्प्लॉयज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, 10 लोकेशंस क्रिएट हो जाएंगी, 10 लोकेशंस क्रिएट हो जाएंगे 10 एम्प्लॉयज को स्टोर करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 लोकेशंस क्रिएट हो जाएंगे, और 10 लोकेशंस में हम 10 एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एरे क्रिएट करने में प्रॉब्लम क्या होती है? एरे क्रिएट करने में क्या प्रॉब्लम होती है? एरे क्रिएट करने में जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो एरेज होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब हम उसमें सिर्फ एक ही तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे हम इसको, लिमिटेशन कहेंगे। एरे की ये लिमिटेशन है कि अगर हम जब एरे क्रिएट करते हैं, अगर हम एरे यूज करते हैं, तो उसमें हम सिर्फ होमोजीनियस डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। होमोजीनियस डेटा का मतलब ये हुआ कि अगर हमने इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट किया है, तो हम इसमें सिर्फ इंटीजर डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का एरे क्रिएट किया है, तो हम सिर्फ एम्प्लॉयज का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। एम्प्लॉय क्लास में हम कस्टमर क्लास का डेटा स्टोर हम नहीं कर सकते हैं। ये इसकी सबसे पहली लिमिटेशन है एरेज में। ठीक है। तो एरे की सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि हम सिर्फ इसमें होमोजीनियस डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। जिस क्लास का हमने, जो डेटा टाइप के लिए हमने एरे क्रिएट किया है, हम सिर्फ उसी डेटा टाइप
की वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इंटीजर एरे है तो इसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, हम फ्लोट या डबल स्टोर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो हम सिर्फ एम्प्लॉय का ही डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, हम कस्टमर का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि एरेज जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, हम उसमें सिर्फ होमोजीनियस डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। ये है इसकी पहली लिमिटेशन एरेज की। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए कलेक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि इस लिमिटेशन को हम ऑब्जेक्ट एरे के थ्रू भी हम दूर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट एरे भी यूज कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट एरे कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। तो ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हमें 5 एलिमेंट्स को स्टोर करना है, ठीक है, अगर हमें 5 एलिमेंट्स स्टोर करना है तो हम ऑब्जेक्ट एरे कैसे क्रिएट करेंगे? तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ऑब्जेक्ट एरे का नाम, यहाँ पे एरे का साइन इक्वल्स न्यू ऑब्जेक्ट, और जितने भी एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं वो नंबर हम यहाँ पे दे देंगे। 5, 10 जितने भी नंबर्स हमें स्टोर करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 करना है या 5 करना है, 5 करना है तो यहाँ पे हमने 5 दे दिया। तो अभी क्या होगा, 5 लोकेशंस क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, 5 लोकेशंस क्रिएट हो जाएंगी। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लोकेशंस क्रिएट हो गई। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो जो पहला लोकेशन है उसका 0 होगा। 1 2 3 एंड 4। तो ये 0th लोकेशन हो गया, ये फर्स्ट लोकेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ऐसे 5 लोकेशंस क्रिएट हो गए। 5 लोकेशंस क्रिएट हो गई ऑब्जेक्ट एरे की। अब हम इसमें अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं अगर हमने ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट किया है तो। फॉर एग्जांपल अगर हमने 0th लोकेशन पे हमने एक डेसिमल डेटा स्टोर कर लिया, 10.5 कर लिया, फिर हमने यहाँ पे 5 कर लिया, फिर यहाँ पे हमने कोई स्ट्रिंग डेटा स्टोर कर लिया। तो अगर हम ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट करते हैं तो हम होमोजीनियस डेटा और हेट्रोजीनियस डेटा दोनों टाइप्स के हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि अगर हमें होमोजीनियस डेटा भी स्टोर करना है और हेट्रोजीनियस भी स्टोर करना है तो हम ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी लिमिटेशंस हैं एरेस की, तो एक बार हम सारी लिमिटेशंस को लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो अगर हम एरे यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए, तो सबसे पहले लिमिटेशन तो हमारी ये है कि जो एरेज होते हैं वो फिक्स्ड इन साइज होते हैं, दे आर नॉट ग्रोएबल इन नेचर, नॉट ग्रोएबल इन नेचर। एरेज आर नॉट ग्रोएबल इन नेचर मतलब कि उनका साइज फिक्स होता है, साइज फिक्स होता है। कहने का मतलब ये कि अगर हमने यहाँ पे 5 लिखा है तो हम इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं, हम 6 एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे वैल्यू 5 दे दी है तो ये सिर्फ 5 लोकेशन से क्रिएट करेगा और हम सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं, 6th एलिमेंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, ये साइज में फिक्स होते हैं। और अगर हम कम स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 5 की जगह 3 ही एलिमेंट्स स्टोर करते हैं तो क्या होगा, मेमोरी लोकेशन जो एलोकेट हुई है वो वेस्ट हो जाएगी। तो ये एक लिमिटेशन है कि एरेज आर फिक्स्ड इन साइज। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन ये है, दूसरी लिमिटेशन ये है कि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रेडीमेड मेथड्स अवेलेबल नहीं है। नो डेटा स्ट्रक्चर, कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रेडीमेड मेथड्स अवेलेबल नहीं है, कोई रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल नहीं है, कोई रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल नहीं है इनको सॉर्ट करने के लिए या नए एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए। ठीक है, अगर हमें इस एरे को सॉर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपना एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, हमें अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करना होगा। तो रेडीमेड मेथड्स अवेलेबल नहीं होते हैं अगर हम एरे यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए। है तो ये भी कलेक्शन, क्योंकि यहाँ भी हम कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट एरे भी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही है, लेकिन
इस अगर हम ऑब्जेक्ट एरे यूज करेंगे तो हमें रेडीमेड मेथड्स नहीं मिलेंगे मल्टीपल टाइप के ऑपरेशन के लिए, नए ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए या एरे को सॉर्ट करने के लिए। और ये फिक्स होते हैं साइज में। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि ये होमोजेनियस होता है, मतलब कि इसमें हम एक टाइप का डेटा ये स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने इंटीजर एरे क्रिएट किया है तो हम सिर्फ इंटीजर डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने कैरेक्टर एरे क्रिएट किया है तो हम सिर्फ कैरेक्टर डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। तो ये तीन लिमिटेशंस हैं एरे की, जिसकी वजह से हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया। इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए कलेक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमारे पास, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमारे पास सेट ऑफ क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कह लीजिए या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड कलेक्शन में स्टोर करने के लिए। इसमें हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं। एरे लिस्ट है, सॉरी, एरे लिस्ट है, ट्री है, स्टैक, हैश टेबल, हैश मैप, इस तरीके से बहुत सारे क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में, जिनको यूज करके हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सिंगल यूनिट में हम स्टोर कर सकते हैं, कलेक्शन में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। तो एरे और कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस अभी आपको समझ में आ गया? एरे और कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला कि एरे जो होता है वो फिक्स्ड होता है साइज में, नॉट ग्रोएबल इन नेचर, नॉट ग्रोएबल इन नेचर। मगर कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या होता है? कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन इज ग्रोएबल इन नेचर, वो फिक्स नहीं होता। अगर हमने एरे में, अगर हम क्रिएट कर रहे हैं और हमने उसमें साइज दिया है 5, तो हम सिर्फ 5 एलिमेंट से उसमें स्टोर कर सकते हैं ना, हम 5 से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। और अगर हम कम स्टोर करेंगे तो जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो वेस्ट हो जाएगी। तो दोनों ही प्रॉब्लम है, कम स्टोर करने से मेमोरी की वेस्टेज है और ज्यादा तो हम स्टोर कर ही नहीं सकते। तो हम एरे में हमेशा क्या होता है, हमें साइज पहले से पता होना चाहिए कि आपको कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। तो एरे फिक्स होता है साइज में, मगर कलेक्शन फिक्स नहीं होता है साइज में। कलेक्शंस आर ग्रोएबल इन नेचर, ग्रोएबल इन नेचर। ठीक है, कलेक्शन में साइज फिक्स नहीं होता, मगर एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी आपको स्टोर करने हैं वो फिक्स होता है, वो पहले से पता होना चाहिए। तो हम उतने ही साइज का, जितने एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं हम उतने ही साइज का एरे क्रिएट करते हैं, मगर कलेक्शन में ऐसा नहीं होता। कलेक्शंस आर ग्रोएबल इन नेचर। दूसरा एरे का लिमिटेशन है होमोजीनियस इन नेचर। एरेज आर होमोजीनियस, कहने का मतलब ये कि एरेज में हम सिर्फ एक ही टाइप का डेटा हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने इंटीजर टाइप एरे क्रिएट किया है तो हम सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने उसमें फ्लोट टाइप एरे क्रिएट किया है या डबल टाइप हमने एरे क्रिएट किया है तो हम सिर्फ डबल टाइप डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर एरे में हम डबल, और डबल एरे में हम इंटीजर वैल्यूज ऐसे हम स्टोर नहीं कर सकते। तो एरेज आर होमोजीनियस इन नेचर। मगर कलेक्शंस के साथ ऐसा नहीं है, कलेक्शंस में हम हेट्रोजीनियस प्लस होमोजीनियस, हम दोनों टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस प्लस होमोजीनियस, दोनों डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं कलेक्शन में। ठीक है, और तीसरा लिमिटेशन था, क्या था एरे का? कि उसमें कोई अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रेडीमेड मेथड्स अवेलेबल नहीं है। नो रेडीमेड मेथड्स,
नो रेडीमेड मेथड्स फॉर सर्चिंग, सॉर्टिंग, इस तरीके के ऑपरेशंस के लिए जो भी हम एरेज में कर सकते हैं या लिस्ट में कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के साथ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट्स को हम डिलीट कर सकते हैं, इस तरीके का कोई भी रेडीमेड मेथड अवेलेबल नहीं है एरेज में। लेकिन कलेक्शंस में कलेक्शन जो इम्प्लीमेंट किया गया है उसका अपना एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें सारे रेडीमेड मेथड अवेलेबल है। सर्चिंग, सॉर्टिंग के लिए रेडीमेड मेथड्स अवेलेबल है। तो कलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया है विद सम डेटा स्ट्रक्चर। implemented using data structure, has ready-made methods for various operations. ठीक है, कलेक्शन में collection is implemented using data structure and has ready-made methods for various operations like searching, sorting, addition, deletion, इस तरीके के ऑपरेशंस के लिए रेडीमेड मेथड्स अवेलेबल है। उसमें हमें यूजर को फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यूजर को मेथड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन रेडीमेड मेथड्स को कॉल करना है और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एरे के केस में ऐसा नहीं होता है, एरे में कोई अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रेडीमेड मेथड अवेलेबल नहीं है सर्चिंग सॉर्टिंग के लिए। अगर हमें एरे को सर्च करना है या सॉर्ट करना है तो हमें अपना लॉजिक खुद का इंप्लीमेंट करना होता है, खुद का फंक्शन क्रिएट करना होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज किया गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट किया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है और एरे और कलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्यों कलेक्शन फ्रेमवर्क को क्रिएट किया गया, क्यों कलेक्शन फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया गया। तो ये एक डायग्राम है कलेक्शन फ्रेमवर्क का। इस डायग्राम को मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में कौन कौन सी क्लासेस और इंटरफेसेस हैं। तो जितने भी क्लासेस हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के, उसको पिंक बॉक्सेस में डिनोट किया गया है। जितने भी आपको पिंक कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, एरे लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, लिंक लिस्ट, ये सारी है क्लासेस। प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, इनम, हैश मैप, एब्स्ट्रैक्ट मैप, ट्री मैप, ये सारे क्लासेस है। पिंक बॉक्सेस क्लासेस हैं और जो भी येलो कलर के बॉक्सेस है वो सारे इंटरफेसेस हैं इस डायग्राम में। लिंक्ड, हैश सेट, लिस्ट, सेट, कलेक्शन, क्यू, डी क्यू, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना येलो कलर के बॉक्सेस, ये सारे हैं इंटरफेसेस कलेक्शन फ्रेमवर्क के। जो भी पिंक बॉक्सेस हैं ये सारे क्लासेस हैं और जो येलो वाली बॉक्सेस है वो सारे इंटरफेसेस हैं। आने वाले सेशंस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस और जो भी इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, एरेज और कलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क में कौन कौन सी इंटरफेसेस है, कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।